हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 एसएससी में। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि है मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम मैथ्स पीवाईक्यूज को बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ पीवाईक्यू के द्वारा मैथ्स का कंप्लीट रिवीजन भी करेंगे। तो आज 9 सितंबर की शिफ्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कॉसिक थीटा इजकल टू दे रखा है 5/3। देन इवेलुएट करना है सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। नंबर वन, आपको ये लगेगा कि एक ट्रायंगल बना लीजिए और 3 4 5 ये वैल्यू पुट कर लीजिए, क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो सेक स्क्वायर थीटा -1 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये क्या बन रहा है। ट्रिग्नोमेट्री की 3 बेसिक आइडेंटिटी होती हैं जो सबको रटी होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है, एंड कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। तो अगर यहाँ देखें सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल हो गए। कॉसिक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 25/9। एग्जाम में ये सब आपको लिखना नहीं था और ना ही ये लिखना था, ये आपको दिख रहा था ये कैंसिल हो रहा है। ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा बन रहा है, कॉसिक थीटा दे रखा है 5/3, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 25/9। लिखने की भी जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 61। ये कॉन्सेप्ट होता है इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 90 डिग्री है, देन साइन ए इज इक्वल टू होता है कॉस बी के, टेन ए इज इक्वल टू होता है कॉट बी के, और कॉसिक ए इज इक्वल टू होता है sec बी के। तो कॉस कॉस स्क्वायर 29 इजकल टू कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 61, क्योंकि 29 प्लस 61 भी तो 90 बन रहा है। तो साइन स्क्वायर 61 प्लस कॉस स्क्वायर 61, ये कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 37 सेंटीमीटर है। यदि इन वृत्तों के लिए एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट के संपर्क बिंदु एम और क्यू है, तो रेखाखंड एम क्यू की लंबाई बताना है, यानी कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट बताना है। कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट का फॉर्मूला होता है कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर कितना दे रखा है, यानी केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी थी 37 सेंटीमीटर, 37 का स्क्वायर माइनस ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर दे रखा है, कितना हो जाएगा 22 - 10 कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर अंडर रूट ये कितना आ जाएगा। एक ट्रिपलेट होता है 12 35 37, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 35 के। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 37 का स्क्वायर होता है 1369, 12 का स्क्वायर तो पता ही है 144 होता है, ये हो जाएगा 1225, और 1225 35 का स्क्वायर होता है। दो कॉन्सेप्ट होते हैं जिससे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, एक होता है कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट, कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट जिसको शॉर्ट में CDT लिख देते हैं। क्या होता है, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, इसकी रेडियस है स्मॉल आर। तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ की जाती है ये, और ये इनके केंद्रों की दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी डिस्टेंस पूछता है ये कितनी होगी, तो इसकी डिस्टेंस होती है अंडर रूट के अंदर डी स्क्वायर, ये डी है इनके केंद्रों के बीच की दूरी, माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। और एक और होता है कॉमन ट्रांसफर टेंजेंट, ये दो सर्कल है, यहाँ से कोई लाइन ये ड्रॉ कर दी गई, तो ये होती है इसकी, ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, और ये हो जाएगी इनके केंद्रों के बीच की दूरी यानी कि डी, और ये वाली डी हो जाएगी। और ये पूछता है ये वाली
कितनी होगी। अगर ये ए है ये बी है तो ए बी कितनी होगी। ये होती है कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट, कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट, इसको शॉर्ट में सी टी टी लिख देते हैं। इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाती है, अंडर रूट के अंदर डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर, आर प्लस आर का होल स्क्वायर। इन्हीं 200 क्वेश्चन आते हैं, इनको आप सिंपल रख लीजिए। इन्हीं दो से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट और कॉमन ट्रांसफर टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेश को अपनी प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें से उसने ऑर्डर का 17/27 भाग 34 दिनों में पूरा कर लिया। उसने मुद्रण के पूरे आदेश को कितने दिनों में पूरा किया। यानी 17/27, यानी 27 में से 17 को उसने 34 दिनों में पूरा कर लिया। यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो पूरे 27 को कितने दिन में पूरा कर लेगा, 54 दिनों में। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित तालिका 5 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों 100 में से को दर्शाती है। सभी विषयों में मिलाकर 79% अंक किसने प्राप्त किए हैं। सभी विषयों में मिलाकर 79% अंक किसने प्राप्त किए हैं। तो कितने सब्जेक्ट हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 सब्जेक्ट हैं, यानी टोटल हो गए 500 नंबर। 500 नंबर का 79%, 79%, परसेंट परसेंट कैंसिल हो, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या हुआ, 5 9 45, 5 7 35 और ये 39, 395। यानी ये बताना है कि 395 नंबर किसको मिले हैं। तो सबसे पहले तरुण देखते हैं, तरुण को कितना स्कोर मिला है। 5 और 5 10 और 5 15, इसका यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। और रोहित, रोहित को कितने मिले हैं। 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 4 27, इसका यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, यानी ये आंसर नहीं होगा। मोहित को कितने मिले हैं, यानी रोहित नहीं होगा। मोहित को कितने मिले हैं, 3 और 4 7, 7 7 14, 14 और 5 19, इसका यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। ये भी आंसर नहीं होगा, यानी मोहित भी आंसर नहीं होगा, रोहित भी नहीं होगा। अब बचा सुमित, सुमित को चेक कर लो, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 8 26, इसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यानी बचा कौन, तरुण, तरुण ही आंसर होगा। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये 395 के बराबर हो जाएगा, 395। यानी तरुण को मिले हैं पांचों सब्जेक्ट में 79% अंक कुल मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश में दे रखा है। मोहन 20% साधारण साधारण ब्याज की दर से 4,22,092 की राशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 21,689 रुपये 79 रुपये चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष के अंत में पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान सहित सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, तो दूसरे वर्ष के अंत में वह अपना कितना भुगतान रुपयों में करता है। सबसे पहले ये देखिए, एक साधारण ब्याज पे है। साधारण ब्याज की ब्याज पर जो होता है ना, वो इंटरेस्ट रेट पर इंटरेस्ट रेट नहीं लगता है अगली साल के लिए। तो पहली साल में उसको कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा, 20% के हिसाब से 4,22,000, 4,22,900, 4,22,092 पे 20% से कितना इंटरेस्ट ले लगेगा, 2/10, यानी 4,8,1,4,4 और ये 8। ये पहले साल का इंटरेस्ट रेट होगा। पहले साल का इंटरेस्ट रेट होगा 84,418.4 रुपए। और वो पहले साल में चुका कितना देता है, 21,679 रुपए। तो बचते कितने हैं, पहली साल में 21,679 चुका देता है, तो बचते कितने हैं। सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा, सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो कितना हो जाएगा, 3,1,4,13,रुपए। अब इस पे सेकेंड ईयर में जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, 2/10 रुपए। कितना हो जाएगा, 6,2,8,0,0 और ये 8। ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट रेट हो गया। सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट रेट होगा, सेकेंड ईयर का ब्याज होगा, ये सेकेंड ईयर का ब्याज हो गया। फर्स्ट ईयर का ब्याज इतना हो गया, तो टोटल ब्याज कितना हुआ, टोटल ब्याज हुआ 8,4,4,1,8.4। ये टोटल ब्याज होगा, कितना होगा ये, 0,1,0,,
5 4 और ये 16, 1,64,501 रुपए ये टोटल ब्याज हो गया। और सेकेंड ईयर में बची हुई बकाया राशि कितना थी? बकाया राशि थी 4,04,13 रुपए, 4,04,13 रुपए। और ब्याज कितना हुआ था? 1,64,000, 1,64,501 रुपए। यानी उसको सेकेंड ईयर में टोटल कितना चुकाना होगा? टोटल चुकाना होगा उसको 65, 5,64,914 रुपए, 5,64,914 रुपए चुकाएगा, उसका ब्याज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ये निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है? सर्वांगसम होता है कॉन्ग्रुएंट, यानी एक समान होना। सर्वांगसम, सर्व अंग समान। अगर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, अगर ये दोनों सर्वांगसम है तो इसके ऊपर ये रखने पर ये पूरी तरीके से ढक जाए तो सर्वांगसम होते हैं। तो नंबर 1 दे रखा है, दीज हैव द सेम एरिया एंड द सेम बेस। सेम एरिया एंड सेम बेस ये नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है। वन साइड एंड वन एंगल ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल। एक साइड और एक एंगल इक्वल होने से सर्वांगसम नहीं होते हैं ट्राइंगल। दीज हैव टू इक्वल साइड्स एंड द सेम पेरीमीटर। दो इक्वल साइड होंगी, ये वाली, और पेरीमीटर सेम होगा। पेरीमीटर सेम होगा यानी दो इक्वल साइड है, पेरीमीटर समान है, तो ये वाली साइड भी इसके समान हो जाएगी, ये वाली साइड। तो ये साइड 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 यानी तीनों साइड बराबर हो गई। साइड 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 प्रॉपर्टी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। सिंप्लीफाई x² - 9/x+3। तो ये x² - 9 कितना हो जाएगा? x+3 इंटू x-3/x+3। x+3 से x+3 कैंसिल, बचा कितना? x-3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ sin² 30 माइनस sin² 40 प्लस sin² 45 माइनस sin² 55 माइनस sin² 35 प्लस sin² 55 माइनस sin² 50 प्लस sin² 60। तो sin² 40 जो होगा वो sin² cos² 50 के बराबर होगा। cos² 50 के बराबर होगा। अभी बताया था a प्लस बी अगर 90 होता है तो साइन ए cos b के इजिकल टू होता है। तो sin² 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 माइनस ये कितना हो जाएगा? cos² 50 माइनस का cos² 50, और यहाँ पर होगा माइनस का sin² 50, माइनस का sin² 50। sin² 55 कितना हो जाएगा? 1/2, और ये माइनस 55 कितना हो जाएगा? cos² 55, cos² 35 हो जाएगा। sin² 55 की जो वैल्यू होगी वो cos² 35 हो जाएगी, यानी cos² 35, और ये माइनस sin² 35, और ये कितना हो जाएगा? 1/2। ये तो हो ही गया, और ये बचा sin² 60, ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस का 3/4। तो ये कितना हो जाएगा? -1 कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा। sin² प्लस cos² कितना हो जाएगा? 1। तो ये -1 हो गया, और ये भी -1 हो गया। तो कितना बचा? 1/4 -1 प्लस 1/2 -1 प्लस 1/2 प्लस 3/4, ये हो गया। और ये आधा और आधा एक हो गया, एक से एक कैंसिल हो गया। 3/4, 1/4, 3/4, 4/4, 4/4 -1, यानी ये क्या हो गया? एक हो गया, और ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 840 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान समय पर समान बिंदु से क्रमशः 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से समान दिशा में दौड़ रहे हैं। समान दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, कितने समय बाद वे अगली बार मिलेंगे? तो कितना है? 840, और अगर समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 12 - 6, 6 मीटर पर सेकेंड। तो पहली बार कब मिलेंगे? 140 सेकेंड के बाद। और अगर वो विपरीत दौड़ते होते तो पहली बार कब मिलते? अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते होते तो पहली बार मिलते इंटू 18, इतने सेकंड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना ओ वृत्त का केंद्र है तथा ए बी तथा सी डी त्रिज्या एक ही और दो समांतर जीवाएं हैं। ओपी ए बी के लंबवत है और ओ क्यू सी डी के लंबवत है। ये दे रखा है, इसका केंद्र है ओ, और एक ही तरफ दो जीवाएं हैं,
CD 24 है यानी ऊपर CD होगी, ये 24 है, AB 10 है तो ये नीचे होगी, AB 10 है। वृत्त का व्यास बताना है, PQ दे रखा है, OQ CD के लंबवत है, यानी यहाँ से अगर ये ड्रॉ किया जाए, ये OQ ये CD के लंबवत है, और OP AB के लंबवत है, ये P होगा। तो ये भी इसकी त्रिज्या है एंड ये भी इसकी त्रिज्या है। तो CD 24 है तो ये 12 होगा, और AB 10 है तो ये 5 होगा। एक ट्रिपलेट सेट हो रहा है यहाँ पे, 5 12 13। PQ दे रखा है, PQ दे रखा है 7। अगर हम एक ट्रिपलेट सेट करें यहाँ पे 5 12 13, तो इसको अगर 13 मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या को 13 मान लेते हैं, तो ये 13 12 और इसको 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो फिर अगर देखा जाए तो अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में ये हो गया 12, ये हो गया 5 और ये हो गया 13, यानी सेटिस्फाई हो गया। ये भी त्रिज्या है, ये 13 ही और ये भी 13 हुई, यानी इसकी जो रेडियस है वो 13 है। रेडियस नहीं पूछी है उसने, पूछा है व्यास कितना होगा, तो व्यास होगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 1 किलो के लिए 870 ग्राम नकली वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? यानी 870 1000 की जगह तो कितना हो जाएगा? 87 की चीज 100 में बेच रहा है, यानी 13 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है 87 पर। यहाँ पे कैलकुलेशन सीखना है। कैलकुलेशन की कोई ट्रिक नहीं होती है, कैलकुलेशन के मेथड होते हैं। अब आपको ये नहीं करना है कि यहाँ पे लिया और 2 जीरो बढ़ा दिया 87 से डिवाइड कर रहे हैं, ये नहीं करना है। आपको देखना है 87 का जो ऑप्शंस दे रखे हैं कितने बराबर हैं, यानी 10% के समथिंग। तो 87 का जो 10% होगा वो कितना होगा? 8.7। 87 का 10%, 10% 8.7 होता है। और अगर इसका 5% निकालना है, यानी इसका आधा कर दो, 4.35, ये इसका 5% हो गया। तो अगर टोटल 15% होगा, 15% कितना हो जाएगा इसका? यानी ये हो जाएगा 12 13, 13 से हल्का सा ज्यादा, 13.05, 13 से हल्का सा ज्यादा, तो 15% से हल्का सा कम आंसर होगा। 15% से हल्का सा कम आंसर है 14.94%। और ये काम आप 30 सेकेंड में कर सकते हैं ब्रेक करके। 10% निकालो, 5% निकालो, ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है जीरो जीरो बढ़ा के। यही होती है कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इतिहास में न्यूनतम 105 अंक आवश्यक हैं, तो परीक्षा में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? 105 अंक, ये परसेंटेज दे रखा है। दी गई तालिका संस्थान 3 अलग अलग विषयों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाती है, यानी इनने इतना परसेंट, ये परसेंटेज दिखा रहा है। 105, 105 175 का कितना परसेंट है? 5 से काट दो 21, और ये कितना हो गया? 35। 3/5 कितना परसेंट हो गया ये? 60%। यानी 60%, न्यूनतम 60% लाना है। तो 60% न्यूनतम कौन लाया है हिस्ट्री में? एक ही लाया है श्याम, तो एक ही बंदा होगा जो पास हुआ होगा, बाकी ये दोनों तो फेल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश में दे रखा है। अगला सवाल देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 22% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। डाले गए मतों में से 10% को अवैध घोषित किया गया, जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में डाले गए। जिस उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों का 59.375% प्राप्त हुआ, उसे 2484 मतों से निर्वाचित घोषित किया गया। यदि उस चुनाव में मतदान करने के योग्य लोगों की संख्या 16,000 थी, तो वाई का मान क्या है? 100% में से अगर जीतने वाले को 100% में से जीतने वाले को 59.375% वोट मिलते हैं, तो जो कैंडिडेट हारा है उसको कितने मिले होंगे? 5 2 6, ठीक है ना? और यहाँ कितना हो जाएगा? 0 4, यानी 40.625% वोट मिले होंगे जो कैंडिडेट हारा है उसको। तो ये कितने डिफरेंस से जीता है? 59, और ये कितने डिफरेंस से जीता है जीतने वाला कैंडिडेट? 5 7, और ये 8, और ये 1, 18.750% से, 18.7
50% से जीता है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 18.75% की वैल्यू दे रखी है 2484। यानी टोटल वैलिड वोट अगर देखे जाए, टोटल वैलिड वोट कितने हो जाएंगे? 8400, 2484, ये वैल्यू है 80.75% की, तो 100% की कितनी हो जाएगी? ये हट जाएगा। हाँ, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, और ये 25 से कट जाएगा, 25 से 7 बार, और 125, 25 से 5 बार, ठीक है ना। और ये एक 100 काट दो 25 से 4 बार, अब ये फिर 25 से 3 बार, और ये फिर 4 बार कट जाएगा। ये 3 से इसको डिवाइड कर दो, 8, 2, और ये 8। ये हो जाएगा 4 चौक 16, और ये कितना हो जाएगा? 16 अट्ठे 128, 12, 16 दूनी 32, और 12 44, 4, फिर 4 आ जाएगा, 16 अट्ठे 128, और 4 32, 132। ये हो जाएंगे टोटल वोट। टोटल वैलिड वोट थे ये, टोटल वैलिड वोट 13,248 है। तो टोटल वोट 16,000 थे, टोटल वोट है 16,000। 16,000 में से 22% ने अपना वोट नहीं डाला, यानी डाला कितने ने था? 100 - 22/100 ने, और उसमें से 10% अवैध हो गए, तो वैलिड कितने बचे? 9/10। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, तो 10 में से एक वोट अगर खराब हो जाएगा तो वोट सही कितने बचेंगे? 9/10। इतने वोट वैलिड हुए। तो ये जो नंबर है वो किसके बराबर है? 13,248 के। तो बस सिंपल यहाँ से सॉल्व करना है, 1 2 3, 3 जीरो से ये वाले 3 जीरो कैंसिल, और ये 9 से ये कट जाएगा एक बार, और ये 6 बार, सॉरी एक बार, फिर ये 4 बचा, और ये कट जाएगा 4 बार, फिर ये 6 बचा, और ये 64 हो गया, 9 सत्ते 63, फिर ये 2 बार। अब ये 16 से ये भी कट जाएगा, 16 से ही कटेगा, 144, 9 बार, और फिर 3 बचा, और ये 2 बार, ठीक है ना। तो ये 100 - y = 92, तो y = आ जाएगा 8। ठीक है, बस इसमें ये निकालना था कि जो टोटल वोट है वो 100% थे, जिसमें से जो विजेता था उसको 59.375% मिले, तो जो हारा होगा उसे 40.625% मिले होंगे। तो कितने अंतर से हारा था वो? 18.75% से हारा था। जितने अंतर से हारा था वो दे रखा था, और हमने टोटल, यहाँ से हमें टोटल वैलिड वोट मिल गए। टोटल वैलिड वोट किसके बराबर थे? जो 22% ने अपना वोट नहीं डाला, और जो 10% अवैध हो गए उसके बराबर रख दिया, और y = 8 आ गया। अगला सवाल देखते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योग 16 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, जब दो का 16 है तो इसका भी 8 होगा, इसका भी 8 होगा, फिर तीसरी वाली का भी 8 होगा, फिर 8 सेंटीमीटर। अगला सवाल। दो शंकुओं की त्रिज्याएं दे रखी हैं, 2:5 के अनुपात में है, और उनके आयतन 3:5 के अनुपात में है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। तो जो कोण होता है शंकु, शंकु का जो वॉल्यूम होता है कितना होता है? 1/3 पाई r² h। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1/3 और ये पाई, ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इनका जो वॉल्यूम होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? सीधे सीधे r² और h के। उनके वॉल्यूम का जो रेशो दे रखा है 3:5 दे रखा है, 3:5। और पहले वाले वॉल्यूम की जो, अगर ये R1 होगी और ये R2 हो जाएगी, तो R1 दे रखी है 2, यानी 2 का स्क्वायर, 4 × H1 बटे R2 दे रखी है 5, 5 का स्क्वायर 25 × H2। तो ये जाएगा 5 बार, और ये आ जाएगा 5 × 3 = 15, और ये 4, 15/4, यानी H1/H2 जो आ जाएगा वो 15/4। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा के का मान
हो सकता है, ताकि संख्या 21 7924 के 6 से विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य होने के लिए जो नंबर है वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, और नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से डिवाइड होने के लिए तो यूनिट डिजिट, इसका जो इकाई का अंक है वो या तो 0 हो या फिर इवन हो। तो इवन तो सारे हैं, यानी 2 से तो कोई सा रख दो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 से डिवाइड होने के लिए डिजिटल सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, ये 3 से डिवाइड हो गया। 9 3 से डिवाइड हो गया, 7 और 2 9, ये भी गया। और ये 4 प्लस के बचा कितना, 4 प्लस के। तो के की वैल्यू क्या रखी जाए, अगर के की वैल्यू 4 रख रहे हैं तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8। तो 8 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 नहीं रख सकते। अगर के की वैल्यू 6 रख रहे हैं तो 6 और 4 10 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। के की वैल्यू अगर 2 रख रहे हैं, 2 और 4 6 हो जाएगा, यानी 2 सेटिस्फाई हो जाएगी। 0 रखेंगे तो यूनिट डिजिटल सम 4 आ जाएगा, जो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो जो आंसर होगा वो 2 होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से के का मान क्या हो सकता है। के की वैल्यू पूछिए, तो ये 88 से ये डिवाइड हो जाएगा। 11 के माइनस 9, 11 के माइनस 9 अपॉन, ये आ जाएगा 36 माइनस 7 पंजे 35 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। या हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं, 11 के माइनस 9 इज इक्वल टू, ये 1 हो गया, तो के स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 11 के प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या, 10 के ऐसे गुणनखंड करो जो मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए, और जोड़ें तो माइनस का 11 आ जाए। तो माइनस का 10 इंटू माइनस का 1। तो के की वैल्यू निकालने के लिए इन साइन को पलट देते हैं, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव कर देते हैं, पॉजिटिव है तो निगेटिव कर देते हैं। तो के बराबर 1 और 10, ये आंसर हो गया। ये तरीका होता है एग्जाम में करने का। और ये कैसे आया है, अगर आपको ये निकालना है तो के स्क्वायर माइनस 10 प्लस 1 ऑफ के और प्लस 10 इजिकल टू 0। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 10 के माइनस के प्लस 10 इजिकल टू 0। यहाँ से के कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 10, और यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, के माइनस 10, 1 माइनस 10 नहीं सॉरी, के माइनस 10 इजिकल टू 0। तो एक ब्रेकेट में के-1 हो गया, और ये के-10 हो गया। तो के इजिकल टू 1 और 10। ये सब आपको एग्जाम में स्किप करना है, ये सीधे लिखना है, ठीक है ना। अगला सवाल, निम्नलिखित तालिका का एक परीक्षा में 6 अलग अलग विषयों में 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत देती है। कोष्टक में संख्या प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक देती है। यदि किसी ने उपरोक्त तालिका में दिए गए 6 विषयों में किसी छात्र या अन्य द्वारा प्राप्त सभी उच्चतम अंक प्राप्त किए हों, तो उस छात्र द्वारा प्राप्त सटीक समग्र प्रतिशत अंक क्या है। यदि कोई स्टूडेंट है जिसने सब में से सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो इससे मान लो अमन है मैथ्स में, अगर अगर मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स में मैक्सिमम कितना है, 100%। 100%, यानी मैथ में मैक्सिमम 150 अंक प्राप्त किए हैं। और केमिस्ट्री में मैक्सिमम कितने प्राप्त किए हैं, 130 में से। ये परसेंटेज दे रखा है, तो सबसे ज़्यादा क्या है, ये 80%, 80% लिए हैं। तो 130 का 80% कितना हो गया, 13 8 104। तो इसमें 104 अंक हैं मैक्सिमम। और फिजिक्स में देखा जाए तो 120 में से मैक्सिमम 90% है, मैक्सिमम 90% है। तो 12 ने में 108, तो 108 ये फिजिक्स में मैक्सिमम है। और ज्योग्राफी में अगर मैक्सिमम अंक देखे जाए तो 100 में से कितना है, 95। तो 95 ज्योग्राफी में है। और हिस्ट्री में अगर देखा जाए, ये 95 हिस्ट्री में मैक्सिमम अंक किसने लिए हैं, 60 में से, ये 90%। 90%, तो कितना हो गया, 6 54, यानी 54 लिए हैं इसने हिस्ट्री में मैक्सिमम, 54। और कंप्यूटर साइंस में देखा जाए, कंप्यूटर साइंस में मैक्सिमम कितने, 40 में से 90%, यानी 9 चौक 36, 36 अंक मैक्सिमम इसमें है। तो टोटल कितने हो गए, मैक्सिमम टोटल कितने हो गए, 8 4 12 5 17, 4 21 और 6 27, दो हो गए 7 9 7 16, 16 5 21, 21 और 3 24, ये 4 2, 2 और 3 5, 547 अंक, 547 हो गए मैक्सिमम। और टोटल कितने में से, 100 200 300 400, और ये 500, 580, और ये 600, 600 में से।
तो परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 2 जीरो से कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा 9 और 1, 6 कम 6, 1/6%, 1/6%, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ये इंग्लिश में है। सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के दो ऑप्शन है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दो। एक्स की वैल्यू जीरो पुट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जीरो पुट करेंगे ये भी 25 बचेगा, ये भी 25 बचेगा, ये भी 25 बचेगा। तो एक्स की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। एक्स इजकल टू 1 पुट करके क्या हो जाएगा, 1 प्लस 15 प्लस 75 प्लस 125 बटे एक्स स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 - 25 इंटू 1 - 5। तो ये कितना हो गया -4, और ये कितना हो गया -24। ये सॉल्व हो गया तो माइनस से माइनस कट गया, ये 6 बार कटेगा 6। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 15, 90। ये कितना हो जाएगा, ये 200, और ये 200, 215, 216, 216/6, 216/6। ये कितना हो गया 3, 6×3 = 18, 3 × 6 = 36, 36। तो 36 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? अगर यहाँ वन रखेंगे तो ये 26 हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ वन रखेंगे तो 1 और 5 6, ये 31 हो रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ वन रखेंगे तो -24 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। और अगर यहाँ वन रखेंगे तो 1 + 10, 1 + 10 + 25, ये हो रहा है 36। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। आप सॉल्व भी कर सकते हैं एक्स क्यूब, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ऑप्शन पुट कर लीजिए, वरना आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ x² -25 है, ये x+5 और x-5 हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप ऑप्शन पुट कर लीजिए। इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए। सबसे छोटी वैल्यू इसलिए पुट करते हैं क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू से कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है। अगला सवाल, फिल पाइप, भरण पाइप, यानी भरने वाला पाइप P भरने वाले पाइप Q की तुलना में 21 गुना तेज है। P एंड Q दो पाइप हैं। ये इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी एफिशिएंसी 21 है। यदि Q एक टंकी को 110 मिनट में भरता है, यानी जो टंकी की कैपेसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 × 110। तो दोनों दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में लगने वाला समय कितना है? दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 21 और 1 22, ये हो जाएगा 22×5 = 110। तो 5 मिनट में टंकी फुल भर जाएगी, 5 मिनट में। अगला सवाल, एक वस्तु पर 550 रुपये अंकित है, यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, यानी एसपी जो है वो, तो ये क्या होगा, प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट हुआ है 10%, तो क्रय मूल्य बताना है। प्रॉफिट 10% है तो सीपी से एमपी का जो रेशो होता है 100-P/100 तो 100 - P, यानी 40% की छूट देने पर कितना हो जाएगा, ये सीपी से एमपी 100 - 40, 100 - 40/100 + 10, तो ये कितना हो जाएगा 60/110। ये कट जाएगा। ये एमपी है, एमपी 11 है, 11 की वैल्यू दे रखी है 550। तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5 बार कटेगा तो 6 × 5 कितना आ जाएगा, 50 बार कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 300। ये 50 बार जा रहा है तो ये कितना जाएगा 300, यानी जो उसका सीपी होगा वो 300 होगा। अगला सवाल, एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कियों के औसत अंक 100 में से क्रमशः 75 और 80 हैं। यदि उस परीक्षा में सभी छात्रों के औसत अंक 78 हैं तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या से अनुपात बताना है। इसमें एलिगेशन लगा दीजिए, बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज के कितने हैं 75, और गर्ल्स के कितने हैं 80, और टोटल दोनों के कितने हैं 78। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 80 में से 78, 2:3। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो रेशो हो जाएगा वो 2:3 हो जाएगा, 2:3। अगला सवाल, तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। पी क्यू आर में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या और उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाती है।
कुल केंद्र के लिए आवेदन किए गए कुल उम्मीदवारों को दर्शाता है, वर्तमान उम्मीदवारों को दर्शाता है। क्वेश्चन में कुछ मिसिंग लग रहा है। किस वर्ष में अनुपस्थित लोगों की संख्या सभी केंद्रों में दूसरी सबसे अधिक थी? नहीं नहीं, मिसिंग नहीं है। तो 2016 में दे रखा है, पूछा है किस वर्ष में अनुपस्थित लोगों की संख्या सभी केंद्रों में दूसरी सबसे अधिक थी। तो अगर 2016 की बात की जाए, 2016 में पी, क्यू एंड आर, तो पी में कितने टोटल कितने थे? 45। प्रेजेंट कितने थे? 42। तो अब्सेंट कितने हुए? फिर 3 हुए। ऐसी क्यू में टोटल थे 56, प्रेजेंट थे 45, 11 अब्सेंट हो गए। प्लस आर में टोटल थे 55, प्रेजेंट थे 50, तो 5 अब्सेंट हो गए। अब 2017 की बात की जाए तो 2017 में कितने थे? टोटल थे 50, 45 प्रेजेंट थे पी में, तो अब्सेंट 5 हो गए। ऐसे क्यू में देखा जाए तो 75 थे और 55 प्रेजेंट थे, तो अब्सेंट हो गए 20। और अगर आर में देखा जाए तो 5 अब्सेंट हो गए। इसमें टोटल कितने हो रहे हैं? 14 और 5 19। इसमें टोटल कितने हो रहे हैं? 5 20 और ये 30 हो रहे हैं। और 2018 की अगर बात की जाए, 2018 में 64 थे, प्रेजेंट थे 60, तो अब्सेंट थे 4। 65 में थे 45% थे, अब्सेंट थे 20। और आर में 65 55, तो अब्सेंट थे 65 थे टोटल और प्रेजेंट थे 55, तो अब्सेंट हो गया 10। तो टोटल कितने हो गए? 24 और 10 34। और अगर 19 की बात की जाए, 2019 में पी में 80 थे, प्रेजेंट थे 69, तो अब्सेंट थे 11। और क्यू में 84 थे, 74 प्रेजेंट थे, तो अब्सेंट कितने हो गए? 2 और ये 1, यानी 12। प्लस आर में कितने थे? 8, तो इसमें टोटल कितने अब्सेंट हो गए? 31। और अगर 2020 की बात की जाए तो 2020 में 11 अब्सेंट थे पी में, और क्यू में कितने अब्सेंट थे? 14 अब्सेंट थे। और आर में कितने अब्सेंट थे? 5 अब्सेंट थे। टोटल कितने हो गए? ये 25 और ये 30। तो सेकेंड दूसरे सबसे अधिक किस में अब्सेंट थे? तो पहले सबसे अधिक 34 थे किस में? 2018 में। दूसरे कितने थे? 31, जो कितने किस में थे? 2019 में। तो 2019 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश में दे रखा है। नेक्स्ट, आरपी को 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों से 100 रुपए का भुगतान करता है। भुगतान के लिए उपयोग किए जाने वाले सिक्कों की कुल संख्या 40 है। भुगतान में 5 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या क्या है? ये पूछा है। तो 5 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या क्या है? इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन से सॉल्व किया जाए तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? अगर 17, मान लो 5 रुपए के 17 थे, तो टोटल कितने हो गए? 85 रुपए। अगर 85 रुपए हो गए और 17 यूज हो गए, तो बचे कितने? 23। अगर 23 टोटल 1 रुपए के भी ले लिए जाए, तो यहाँ पे 23 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 100 से पार हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही 18, 18 नहीं होगा, क्योंकि जब 17 नहीं है तो 18 भी नहीं होगा। और 16 देखा जाए तो 80 हो जाएंगे अगर 16 थे। और बचे कितने? 24। अगर 24 1 रुपए के भी ले लिए जाए तो ये 100 से ऊपर निकल रही राशि, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर बचा 13, यही आंसर होगा। नेक्स्ट हो गए कंप्लीट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेट में। और